नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी तक हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कर दिया था, लेकिन अब हमें मूव करना पड़ेगा पहले आगे समझने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आज हम कवर कर रहे हैं दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं आज, ताकि हमें आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अपने CGST एक्ट में नहीं है इतना। वाई? बिकॉज ये सेंटर का मैटर है। ये आपको पता चलेगा अभी धीरे धीरे करके वाई CGST एक्ट। मैंने बोला था CGST एक्ट और IGST एक्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ जगह पे चेंजेस हैं दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट में लिखी हुई है, नॉट इन CGST एक्ट। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोग्नेट एक्सप्रेशन मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो बहुत ही सिंपल है, मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर माल ले जाओ, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन नहीं लिखी हुई, यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई। भाई इंडिया से बाहर माल ले जाओ तो दैट विल बी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बाहर लेके जाने के लिए कस्टम्स एक्ट है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। अभी हम चलते हैं आगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी क्रूशियल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट सेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मीन्स सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन। दोस्तों क्या होगा, हम इंडिया से बाहर सर्विस देने के लिए क्या जाएंगे फिजिकली या नहीं जाएंगे? सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, मतलब जिस बंदे ने सप्लाई करी है सर्विस की वो इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है, हम इंपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। सप्लायर इंडिया का होगा, रिसीवर बाहर का होगा, तभी तो एक्सपोर्ट माना जाएगा। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया। इसके अंदर एक कंडीशन और है दोस्तों, यहाँ पे 4th पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, द पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, सर ये क्या है? ये तो आज तक वर्ड ही नहीं सुना सर। कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपका मान लेंगे, आपको कोई GST नहीं देना। दोस्तों जब भी कभी आप एक्सपोर्ट करते हो ना, आपको कोई टैक्सेस नहीं लगते। वाई? एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, एक्सपोर्ट द सर्विस नॉट द टैक्सेस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट्स होने वाले गुड्स या सर्विस के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएगी, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो। वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट्स पे कोई टैक्सेस नहीं लगते। वरना एक बात समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी और कंट्री के पास नहीं है और मैं इसके ऊपर लगा दूं जी 100% टैक्सेस, तो वो गलत हो जाएगा ना दोस्तों। सप्लायर ने बनाया 100 रुपये का, मैंने कहा 100 रुपये तो मैं ही टैक्स ले लूँगा, एक्सपोर्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मजबूरी है। मान लीजिए कोरोना के अंदर किसी ने दवाई बनाई और वो उसके ऊपर लगा दे एक्सपोर्ट टैक्स, तो वो गलत है ना दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला भाई एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। अब यहां पे मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक होता है जी जीरो रेटेड गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई, एक होती है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। जीरो रेटेड एंड वन इज एग्जेम्प्टेड। सर ये जीरो रेटेड मतलब, देखिए मान लीजिए मैंने सपोज लैपटॉप्स एक्सपोर्ट किए, ठीक है जी। लैपटॉप्स मैंने मान लीजिए एक्स से खरीदे, RG ने, RG मीन्स राहुल गुप्ता, मैंने एक्स से लैपटॉप खरीदे 100 रुपये के, इसके ऊपर इसने GST लगाया 18 रुपये, 118 रुपये का लैपटॉप इसने मुझे दे दिया। मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया मान लीजिए 200 रुपये का। चलिए जी, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस तो है ही नहीं, ठीक है जी। 200 रुपये के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। 200 रुपये के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, लेकिन क्या 100 रुपये के ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए हैं 18 रुपये, क्या एक्स मुझसे ये 18 रुपये छोड़ेगा? एक्स मेरे से ये 18 रुपये दोस्तों नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे 18 रुपये लेगा। चलिए जी, मैंने 18 रुपये दे दिए। अब भाई मेरी कॉस्टिंग 100 रुपये आनी चाहिए, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। तो क्या इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट द टैक्सेस हो गया है इनडायरेक्टली? चाहे आपने 200 रुपये पर टैक्सेस नहीं लगाए, 200 रुपये पे आपने टैक्सेस नहीं लगाए, लेकिन क्या RG के लिए 100 रुपये पे 18 रुपये के टैक्स लगना भी एक टैक्सेस को भेजने के बराबर नहीं हो गया?
18 रुपये टैक्सेस तो फिर भी चले गए। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया एक्सपोर्ट्स विल बी जीरो रेटेड, आपके जो भी इनपुट्स उस आउटपुट को देने के लिए लगे हुए होंगे हम उनका आपको 100% रिफंड कर देंगे। मतलब ये 18 रुपये का रिफंड आरजी गवर्नमेंट से ले लेगा। एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, एक्सपोर्ट द सर्विस नॉट द टैक्सेस। अब फर्ज कीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने कुछ सर्विस दी आउट ऑफ इंडिया किसी को, उसका बिल बना सपोज 5 लाख रुपए का, उस पर जीएसटी लगना चाहिए था 18%, 90,000 रुपये। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने कहा एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई 5 लाख रुपए के ऊपर कोई जीएसटी मत लगाओ। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर मैंने लैपटॉप भी खरीदा था इस सर्विस को देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इनपुट ले तो लिया आपने, आपके आउटपुट जो आपने इंडिया में सेल करी है, इस 18 रुपए को अगर आप चाहो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके इंडिया की सेल में सेट ऑफ कर लो। गवर्नमेंट कहती है रिफंड लेने तब आना अगर आप इंडिया की सेल में इसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये खड़ा ही रहेगा, सीधा मत रिफंड मांगने आ जाना। ठीक है, पता चले आप रिफंड के लिए लटक रहे हो और आप टैक्स अपना जमा करा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है जब अगर आप, अब भाई एक बात समझिए, मैं लैपटॉप कितने ले लूंगा, 1 ले लूंगा, 2 ले लूंगा, इंडियन सेल भी है, आउट ऑफ इंडिया सेल भी है, तो इंडियन सेल के ऊपर भी तो मुझे जीएसटी देना है, उस पर तो मेरे को कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो जो मेरा लैपटॉप का इनपुट आया हुआ था वो मैं इंडियन सेल में एडजस्ट कर लूंगा ना भाई, मैं वहां एक्सपोर्ट पे रिफंड लूं और फिर इंडिया का टैक्स जमा कराऊं, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है जी, अब सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन अब ये तो बताओ आपने ये सब बताया क्यों। देखो अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर एक पॉइंट है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर अब हमने पढ़ लिया सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इनसाइड इंडिया, सॉरी रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। सर ये बात आपकी रह गई थी, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज क्या है। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट ये कहती है किसी भी कंट्री के लिए दोस्तों फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स होना बहुत मैंडेटरी है हर कंट्री के लिए, क्योंकि हमने देखा श्रीलंका का, पाकिस्तान का जिस तरीके का हाल है, उनके फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स खत्म होने लग रहे हैं। तो होगा क्या, वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो डॉलर्स की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हर कंट्री के पास रिजर्व्स होते हैं। अब इंडिया को चाहिए रिजर्व्स, इंडिया को चाहिए कि उसके रिजर्व्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो वो ये कहते हैं भाई देखो हम जीएसटी तब छोड़ेंगे जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज लेके आओगे। आप क्या करेंगे, अपने बैंकर के पास जाएंगे, जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर फॉरेन से आपके पास पेमेंट आ रही है, उससे आपने रिक्वेस्ट करना है सर मेरे को FIRC दे दो। FIRC सर, FIRC क्या होता है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। वो उसके ऊपर लिखेगा कि भैया मुझे US डॉलर रिसीव हुए हैं, सपोज 5 लाख रुपए के US डॉलर रिसीव हुए हैं, जिसको मैंने इस रेट से कन्वर्ट किया। सपोज मान लीजिए 5,000 US डॉलर रिसीव हुए हैं एट द रेट 100 रुपीज पर US डॉलर, 5 लाख रुपए मैंने आपके अकाउंट में डाले हैं। आपके बैंक अकाउंट में तो दोस्तों रुपीज ही आएंगे, US डॉलर का बैलेंस तो आएगा नहीं, लेकिन आपके बैंक के पास US डॉलर आए थे, उसने कन्वर्ट करके आपके खाते में कैश रुपीज डाल दिए। तो वो बैंक एक सर्टिफिकेट देगा जिसके अंदर ये लिखेगा कि इट इज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। यस बैंक में मेरा खाता है, यस बैंक लिख के देगा कि भैया मुझे डॉलर मिले थे और मैंने इस रेट पे कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में रुपीस डाल दिए। दिस इज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, और ये आपके पास सर्विस को प्रूव करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए मैंडेटरी कंडीशन है। अच्छा सर चलिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज तो आज क्लियर हुआ क्या है। द सप्लायर ऑफ सर्विस, 5th पॉइंट है, द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। सर ये कुछ समझ नहीं आया, ये क्या लिख दिया इन्होंने। सर देखो पता है क्या है, गवर्नमेंट ये कह रही है आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट है आउट ऑफ इंडिया, एक एस्टेब्लिशमेंट है इन इंडिया। मान लीजिए सीए राहुल गुप्ता ने इंडिया में भी एक कंपनी खोली हुई है, सीए राहुल गुप्ता ने एक कंपनी यूएस में खोली हुई है। इंडिया के बंदे ने यूएस के बंदे को कोई सर्विस दी, 5 लाख रुपए का बिल करा, सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो इंडिया के बंदे ने यूएस के बंदे को अगर सेल काटी, चाहे वो उसकी सेम ही एस्टेब्लिशमेंट होती, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए था। उस चीज को इन्होंने क्लियर किया, भाई अगर ऐसा कर रहे हो ना और सेम एस्टेब्लिशमेंट, सेम बंदे की दोनों एस्टेब्लिशमेंट है, तो नहीं देंगे हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। द सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन, वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टेब्लिशमेंट्स होनी चाहिए, नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्लेनेशन 1 इन सेक्शन 8।
सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन 1 को देखते हैं दोस्तों। अब वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये सेक्शन 8 है, इसका एक्सप्लेनेशन 1 क्या लिखा हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर ए पर्सन हैज एस्टेब्लिशमेंट, एक इंडिया में है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, एक एस्टेब्लिशमेंट स्टेट में है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट उस स्टेट से बाहर है, मतलब दूसरी स्टेट में है। तीसरा पॉइंट, एक एस्टेब्लिशमेंट स्टेट में है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी उसी स्टेट में है। क्या किया दोस्तों, क्या होगा, दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दोनों एक ही बंदा मैनेज करता है, दोनों सेम स्टेट में है, एक स्टेट में है, एक दूसरी स्टेट में, एक दिल्ली में है, एक हरियाणा में है, एक दिल्ली में है, एक आउट ऑफ इंडिया है। तो उन तीनों को इसने पकड़ लिया है। ठीक है जी, उसने क्या लिखा ऊपर, दोबारा से पढ़िए। देन सच एस्टेब्लिशमेंट्स शैल बी ट्रीटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। उन एस्टेब्लिशमेंट्स को हम ये मानेंगे कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। वाई सर ऐसा क्यों लिखा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो सारा बाउंसर जा रहा है। देखो क्या है, आप प्रैक्टिकल समझो। गवर्नमेंट ने क्या बोला था, अगर आपने दो अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो हम उन दोनों को डिफरेंट मान के चलेंगे। इसीलिए अगर मैं दिल्ली से सपोज यूपी माल भेजता हूं तो मुझे आईजीएसटी चार्ज करके भेजना पड़ता है यूपी में माल। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है वो, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है, भाई साहब कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मेरी स्टेट में कंजम्पशन हो रही है, मुझे टैक्स चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है ठीक है भैया, हम आईजीएसटी लगा के माल भेज देते हैं, आप यूपी में टैक्स कलेक्ट कर लो। तो इसलिए उनको डिस्टिंक्ट लिखना जरूरी था, उनको डिस्टिंक्ट लिखना जरूरी था इन एस्टेब्लिशमेंट्स को। अब सर अलग अलग स्टेट में चलो समझ में आता है, सर सेम स्टेट भी, सर सेम स्टेट में आपने दो जीएसटी नंबर ले लिए, इसका मतलब ये है आपने ब्रांच नहीं ऐड करी, ब्रांच करते तो हम शायद छोड़ देते। आपने क्या किया, दो स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर लिखिए। एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन दैट स्टेट, आपने उसी स्टेट में दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी रजिस्टर्ड कर दी। एक मैंने फर्म बना दी सी राहुल गुप्ता, एक मैंने बना दी आरवीजीएन कंपनी, दोनों मेरी ही फर्में हैं, सेम स्टेट में बना दी। तो गवर्नमेंट कहती है भैया इन दोनों में आपस में कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो एक फर्म जीएसटी दे दे, दूसरी फर्म जीएसटी इनपुट ले ले। हमने उनको डिस्टिंक्ट पर्सन्स मान लिया। सर कुछ कुछ समझ आ रहा है, अब ये हो क्या रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन्स तो मान लिया हमने, चलो। अब उन्होंने क्या लिखा 5th पॉइंट में कि भैया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब नहीं माना जाएगा अगर वो सिर्फ मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन है तो। सर इसका मतलब अगर मैं इंडिया में हूं और मेरी कोई ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है और मैं उसको कोई भी सर्विस दे रहा हूं, दोस्तों गुड्स नहीं है सर्विस है, ठीक है, पहली बात ये चीज नोट करें, हम सर्विस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर मैंने अपनी सेम ब्रांच को या किसी को आउट ऑफ इंडिया पे कोई सर्विस दी तो उस पर मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। सर ये तो कुछ नई चीज आपने आज बता दी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की एक्सेप्शन है क्या दोस्तों, कि अगर आपने आउट ऑफ इंडिया अपनी ब्रांच को कोई सर्विस दी तो एज पर एक्सप्लेनेशन 1 इन सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट यू नीड टू पे जीएसटी। ठहरो अभी सब्र करो, अब एक नोटिफिकेशन इशू हुई है 15/2018, 2018 में ये नोटिफिकेशन इशू हुई थी, ये मैं आपको दिखाता हूं अभी। वो नोटिफिकेशन क्या कहती है, आ जाइए जी 10 का F पार्ट, ठीक है जी। F पार्ट क्या कहता है, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन इन इंडिया टू एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ to any establishment of that person outside India which are treated as establishment of distinct persons in accordance with explanation 1 in section 8 of the Integrated Goods and Service Tax Act। अगर ऐसा है तो जीएसटी का रेट विल बी नील। क्या हुआ दोस्तों, फिर अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट कोई इंडिया में है एंड एनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है जो कि डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट करके गए थे सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर जीएसटी का रेट 0 है, प्रोवाइडेड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 13। मतलब अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट बाहर है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है आउट ऑफ इंडिया, सारी कंडीशंस बाकी सब सेटिस्फाइड हो जाती हैं, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, नो दैट इज एक्सेम्प्टेड।
नोटिफिकेशन नंबर 15/2018 जो इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की नोटिफिकेशन है वो इसको एग्जेम्प्ट कर रही है। क्या ये जीरो रेटेड होगा? क्या मुझे उस सर्विस के लिए जो मैंने इनपुट सर्विस है मेरी, मान लीजिए वो मैंने कुछ खरीदा, क्या उसका रिफंड मुझे मिलेगा? दोस्तों अगर एक्यूमुलेट भी हो रहा है ना तो भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी ब्रांच को आउटसाइड इंडिया सर्विस भी दे रहे हो तो जीएसटी तो हमने छोड़ दिया उसके ऊपर, बट दैट आर नॉट जीरो रेटेड। उसका आप इनपुट्स का रिफंड नहीं ले सकते, सिर्फ आप अपने लोकल सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं और आप एग्जेम्प्टेड सेल्स के प्रोपोर्शन में रिवर्सल भी करेंगे रूल 42-43 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, वो भी हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ा, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा, एफआईआरसी के बारे में पढ़ा, एस्टेब्लिशमेंट्स अगर अलग अलग कंट्रीज में हैं सिंगल पर्सन की जो कि डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट करी जाती है जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, बट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए डिस्टिंक्ट प्रूफ नहीं यूज किया जाता, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाता, उस केस में क्या होगा। हम दोस्तों इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।